हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की और आज हम बात करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, इसको समझते हैं। तो आपको ये पता है कि जो ये इक्विलिब्रियम होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उसके अंदर आता है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो चीज आगे जाती है और पीछे भी आ सकती है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। आगे जाना और पीछे आना, अगर दोनों चीजें पॉसिबल हो पा रही है तो हमारा वो प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ही अपना इक्विलिब्रियम आता है। अभी तक हमने जो इक्विलिब्रियम देखा वो केमिकल प्रोसेस में देखा। केमिकल प्रोसेस मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने इक्विलिब्रियम के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रोसेस के अंदर इक्विलिब्रियम। फिजिकल प्रोसेस भी रिवर्सिबल होते हैं। मतलब एग्जाम्पल समझा, जैसे आइस है, आइस से पानी का बनना। क्या पानी से आइस बन सकती है? यस। तो ये फिजिकल प्रोसेस है। H2O है दोनों जगह पे, बस उसके स्टेट में चेंज आ रहा है, तो ये फिजिकल चेंज होता है। तो फिजिकल प्रोसेस भी रिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, इसलिए वहां पे भी इक्विलिब्रियम आता है। क्लियर है? तो फिजिकल प्रोसेस में भी इक्विलिब्रियम होता है। तो कैसे होता है इक्विलिब्रियम, किस किस तरीके का होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम का पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपने पास एक कंटेनर, और ये जो कंटेनर है ना, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब इसके अंदर ना तो हीट अंदर आ सकती है ना हीट बाहर जा सकती है। और इसके अंदर पानी है। इसके अंदर क्या है? पानी। और यहाँ पे इस पानी के अंदर मैंने एक आइस का टुकड़ा रख रखा है। दिख रहा है क्या आपको? यस। तो ये आइस है। और मान लेते हैं जो आइस का जो मतलब वेट है वो 5 ग्राम। ठीक है। और ये जो टेम्परेचर है इस कंटेनर के अंदर वो 0 डिग्री सेल्सियस है। चाहे पानी है या फिर आइस है, पूरे कंटेनर के अंदर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो आइस है वो मेल्ट करेगी या जो वाटर है वो फ्रीज करेगा? क्या होगा? तो अगर अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। वो मतलब आइस जो होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। आइस मेल्ट करना स्टार्ट करती है। और आपको ये भी पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो पानी फ्रीज होना स्टार्ट होता है। तो अब होगा क्या? दोनों चीजें होंगी। आइस मेल्ट भी करेगी, वाटर फ्रीज भी होगा। इसका जो सरफेस है यहाँ पे आप देख पाओगे, कुछ आइस के पार्टिकल वाटर में जा रहे होंगे और कुछ ये जो क्या बोलते हैं वाटर है, वाटर के पार्टिकल आइस में आ रहे होंगे। तो लगातार कन्वर्जन होता रहता है। उसकी वजह से ये जो 5 ग्राम की आइस है तो इसका 5 ही ग्राम वेट रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। आइस का मेल्ट होना और वाटर का फ्रीज होना दोनों की स्पीड सेम है, इसलिए इस आइस के वेट में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये जो इक्विलिब्रियम है किस चीज का एग्जांपल है? ये पहला एग्जांपल है सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होना। इनके बीच में इक्विलिब्रियम कब होता है? ये मेल्टिंग पॉइंट पे। कब होता है ये? मेल्टिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। पानी के केस में अगर 1 एटीएम प्रेशर पे बात करें, पानी के केस में 1 एटीएम प्रेशर पे ये चीज होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे ये चीज होती है। ये चीज मतलब इक्विलिब्रियम आता है। पानी में सॉलिड लिक्विड के बीच में जो इक्विलिब्रियम आता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे। कब? जब 1 एटीएम प्रेशर होता है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट या नॉर्मल, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक ही चीज। तो पहला इक्विलिब्रियम देखा अपन ने सॉलिड लिक्विड का। क्लियर है? क्लियर है? हमेशा कब होगा ये? 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस तभी होगा जब प्रेशर 1 एटीएम। अगर 1 एटीएम को अगर आप चेंज कर दोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस की जगह किसी और टेम्परेचर पे होगा,
कौन से टेम्परेचर पे बताएंगे आगे, टेंशन मत लो। तो ये समझ में आया। अगर हमें वाटर के केस में इसको दिखाना है कभी भी, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, H2O सॉलिड से किस में जा रहा है, H2O लिक्विड। क्लियर है? ये पहला इक्विलिब्रियम, पहला फिजिकल इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। मान लो अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है, क्लोज कंटेनर है, और इसके अंदर आपने पानी लिया, फिर से इसके अंदर क्या है, वाटर। और यहां पे आपने क्या कर रखा है ना, एक डिवाइस लगा रखा है, एक डिवाइस है यहाँ पे जो प्रेशर को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, इसके अंदर प्रेशर। जब आप टाइम जीरो पे बात करोगे, जैसे ही पानी डाला, तो अंदर कोई ये मत समझिए कुछ है, कुछ नहीं है, मतलब वैक्यूम। तो अंदर कुछ प्रेशर होगा क्या, नहीं, है ना। लेकिन धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा। आप बोलो क्यों बढ़ेगा, तो देखो भाई, पानी है, रूम टेम्परेचर मान लो, तो पानी इवापोरेट करता है। इवापोरेट करता है मतलब इसके कुछ पार्टिकल किस में जाएंगे, वेपर फेज में जाएंगे, वेपर स्टेट में, गैस स्टेट में जाएंगे, जाएंगे क्योंकि इवापोरेशन हो। तो पार्टिकल ऊपर जाएंगे तो प्रेशर लगाएंगे, तो धीरे धीरे प्रेशर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये लगातार जिंदगी भर बढ़ता ही रहेगा, ये कहीं जाके रुकेगा? रुकेगा तो क्यों रुकेगा? पानी अगर इवेपोरेट कर रहा है तो लगातार इवेपोरेट करता ही रहेगा या रुकेगा कभी? तो क्वेश्चन है, लगातार इवेपोरेट करता रहेगा। क्या फिर प्रेशर इंक्रीज करेगा? नहीं, प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा, प्रेशर पहले इंक्रीज करेगा, फिर एक टाइम पे आके ये प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है वेपर प्रेशर, क्योंकि लिक्विड के वेपर है उसका प्रेशर, इसलिए बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर पहले इंक्रीज करेगा, फिर एक टाइम के बाद आके वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। क्यों होता है कांस्टेंट, उसको समझेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में पानी रहेगा, तो धीरे धीरे वाटर के पार्टिकल ऊपर जाएंगे। स्टार्टिंग में इवेपोरेशन होगा, फिर बहुत सारे पार्टिकल होने लगेंगे यहाँ पे। जब बहुत सारे पार्टिकल होने लगेंगे तो आपस में टकरा के वापस कंडेंस भी होने लगेंगे। तो स्टार्टिंग में इवेपोरेशन होता रहेगा, होता रहेगा, फिर धीरे धीरे कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, पहले कंडेंसेशन का रेट कम होगा, अगर पार्टिकल ज्यादा होने लग जाएंगे फिर वो बढ़ने लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे। और जब वो दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे तो मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आ गया तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स, ये जो गैसियस स्टेट में है, उनका नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर उनका नंबर फिक्स हो गया तो वेपर प्रेशर भी फिक्स हो गया, फिर वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो ये एग्जांपल है अपना दूसरे दूसरे फिजिकल इक्विलिब्रियम का। किसके बीच में है ये, लिक्विड एंड वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है, लिक्विड एंड गैस, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको दिखाएं तो पानी के लिए इसको ऐसे दिखाएंगे, H2O लिक्विड, H2O गैस। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन वो इक्वल हो रहा है रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। कितने टेम्परेचर पे होगा ये ये 25 डिग्री पे भी होगा, 28 पे भी होगा, 30 पे भी होगा, 10 पे भी होगा, 15 पे भी होगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि अगर आप 102 पे चले गए, फिर पानी अगर 180 प्रेशर है तो पानी पानी फिर पानी नहीं रहेगा, फिर वो लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकता। 102 पे किस में रहेगा, गैसेस स्टेट में। वो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाता है, फिर रिवर्सिबल रहता नहीं है ना। तो 0 से लेके 100 के बीच में ये जो इक्विलिब्रियम है लिक्विड और गैस का, ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। 100 के बाद ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आया? तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है जब ये इक्विलिब्रियम आता है। तो at equilibrium rate of evaporation becomes equal to rate of condensation and vapor pressure becomes constant। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लिक्विड का कांस्टेंट।
क्लियर है? ये सेकंड इक्विलिब्रियम। थर्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। मान लो अपने पास आयोडीन है, एक कंटेनर है, इसके अंदर अपने पास सॉलिड आयोडीन है, सॉलिड, ये आयोडीन है। आयोडीन का कलर वॉयलेट रहता है, कुछ इस टाइप का रहता है, इस टाइप का, ये वॉयलेट है, थोड़ा ब्लू ब्लू सा, इस टाइप का वॉयलेट कलर रहता है। ठीक है, तो ये जो कंटेनर है, मतलब ग्लास का कंटेनर, तो स्टार्टिंग में इसके ये जो कलरलेस रहे, और धीरे धीरे इसके अंदर वॉयलेट कलर डेवलप होना स्टार्ट होगा। पहले कम होगा, फिर धीरे धीरे इसका कलर डार्क होना स्टार्ट होगा। पहले इसका कलर धीरे धीरे, पहले तो बिल्कुल कलरलेस होगा, फिर धीरे धीरे इसका जो कलर होगा इंटेंस होने लगेगा। फिर एक टाइम बाद वो कलर कांस्टेंट हो जाता है, कलर में कोई चेंज नहीं आता है। कांस्टेंट क्यों हो गया? पहली बात, ये कलर आया क्यों? तो आयोडीन है वो सब्लिमेट करता है, मतलब सॉलिड से कहाँ जाता है, गैस में जाता है, सब्लिमेशन होता है। तो आयोडीन सॉलिड से कहाँ जा रहा है, गैसियस स्टेट में, तो उसका सब्लिमेशन हो रहा है। तो धीरे धीरे आयोडीन के पार्टिकल्स बढ़ेंगे, तो इसकी वजह से कलर इंटेंस हो रहा था। जब पार्टिकल ज्यादा होने लगेंगे तो वापस कंडेंसेशन होने लगेगा, और एक टाइम आएगा रेट ऑफ सब्लिमेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो वहां पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। और ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये है अपना सॉलिड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम। इसको हमें दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? आयोडीन के लिए आयोडीन सॉलिड, आयोडीन गैस। ठीक है, यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम क्या सीन है? एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम बोलेंगे रेट ऑफ सब्लिमेशन becomes equal to रेट ऑफ कंडेंसेशन। दिख रहा है कि यस, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तीन आसान आसान थे। अब अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, चौथा फिजिकल इक्विलिब्रियम। चौथा, मान लो अपने पास पानी है, और पानी के अंदर हम चीनी डिजोल्व कर रहे हैं, चीनी मतलब शुगर, है ना, और इसके अंदर शुगर डिजोल्व करते जा रहे हैं, 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 और तब तक डिजोल्व कर रहे हैं जब तक इसके अंदर शुगर का डिजोल्व होना बंद ना हो जाए, मतलब इसकी एक लिमिट रहेगी। इसके अंदर जितना मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है शुगर का, वो डिजोल्व कर दिया हमने। इस सॉल्यूशन को उस टाइम पे क्या बोला जाता है? इस सॉल्यूशन को बोलेंगे, अगर इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर डिजोल्व है तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो अपने पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, किसी भी चीज का हो सकता है। मैंने शुगर का लिया, शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर अब शुगर डिजोल्व नहीं होगी। और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक शुगर का टुकड़ा ऐसे ही रख दिया। मान लेते हैं इसका वजन है 5 ग्राम। फिर से, ये किसका टुकड़ा है? शुगर का, शुगर क्यूब है ये, शुगर। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये है, क्या ये शुगर इसके अंदर डिजोल्व होगी? क्या ये शुगर इसके अंदर डिजोल्व होगी? मैं बोलता हूं यस, होगी। आप सोच रहे हो कि नहीं होगी? यस, इसके अंदर डिजोल्व होगी, लेकिन लेकिन शुगर का अमाउंट चेंज नहीं होगा। शुगर का वेट 5 ही ग्राम रहेगा, शुगर डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन ये जो क्यूब है, जो अनडिजोल्व शुगर है, उसका वजन 5 ही ग्राम रहेगा। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कैसे? अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो शुगर के पार्टिकल हैं, ये पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं। मान लो 2 पार्टिकल डिजोल्व हो गए, लेकिन उसी टाइम पे जो इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर शुगर के पार्टिकल थे, वो जुड़ के शुगर बना देते हैं। तो जितना शुगर डिजोल्व हो रहा है, उतना ही वापस क्रिस्टलाइज हो रहा है। इसलिए शुगर का अमाउंट, जो अनडिजोल्व शुगर है, उसका अमाउंट में चेंज नहीं होगा, उसका अमाउंट कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो ये दूसरा इक्विलिब्रियम बनता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये बनता है किसके बीच में? सॉलिड एंड सॉलिड इन लिक्विड के बीच में। अगर अपन इसको दिखाना चाहें तो इसको कैसे दिखाएंगे? हम दिखाएंगे शुगर सॉलिड एंड शुगर एक्वस। ये कब पॉसिबल है? जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर कोरा पानी है, प्योर पानी है, उसके अंदर शुगर नहीं है, शुगर का क्यूब डालोगे पूरा डिजोल्व हो जाएगा, रिवर्सिबल नहीं होगा वहां पे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कब आता है इसमें? एट इक्विलिब्रियम क्या सीन रहता है? एट इक्विलिब्रियम
एट इक्विलिब्रियम, तो हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब डिसोल्व होना। यहाँ पे क्या सीन है, जितना डिसोल्व हो रहा है उतना ही वापस क्रिस्टलाइज हो रहा है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब जुड़ना, है ना, ये आयंस वापस जुड़, सॉरी आयंस नहीं, यहाँ पे शुगर के पार्टिकल वापस क्रिस्टलाइज हो जा रहे हैं, आपस में जुड़ के सॉलिड बनाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए शुगर का वेट चेंज नहीं होगा, जो अनडिजोल्व है उसका अमाउंट फिक्स रहेगा। क्लियर है? ये फोर्थ अपना फिजिकल इक्विलिब्रियम। एक लास्ट फिजिकल इक्विलिब्रियम, उसके बारे में बात करते हैं। मान लो अपने पास एक कंटेनर है, बोतल है, बोतल के अंदर पानी है, और यहाँ पे कोई गैस है, मान लेते हैं CO2 है। CO2, क्या पानी के अंदर CO2 होगी? यस, पानी के अंदर भी CO2 होगी, गैस डिजोल्व होती है तभी तो मछलियां जिंदा रहती हैं, है ना। पानी के अंदर CO2 डिजोल्व होती है। अब जो ये CO2 है, अब ये ऐसा नहीं कि ये फिक्स रहती है, ये लगातार आती रहती है और जाती रहती है। यहाँ पे ये CO2 अंदर भी आएगी और बाहर भी जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है CO2 का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे, वो तो अंदर जा रही है बाहर भी आ रही है, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम रहता है। गैस डिजोल्व भी होती रहती है, इसके अंदर डिजोल्व भी होगी और बाहर निकल के भी आएगी। तो ये अगला इक्विलिब्रियम है, पांचवा। किसके बीच में है? गैस और गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, इसको दिखाना चाहूं तो इसको कैसे दिखाऊंगा? CO2 गैस है ऊपर, और दूसरा कहां जा रही है? CO2 एक्वस में जा रही है। तो यहाँ पे क्या सीन है, इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ CO2 एंटरिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ CO2 एस्केपिंग। कहां से? वाटर से, है ना। एंटरिंग कहां? वाटर या सॉल्वेंट, और एस्केपिंग क्या? वाटर। यहाँ पे एक लॉज आता है जिसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। अपना एक चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता रहा हूं हल्का सा, कि यहाँ पे CO2 कितनी डिजोल्व होगी ये डिपेंड करता है यहाँ पे प्रेशर कितना। अगर आप प्रेशर बढ़ा देते हो तो CO2 का जो डिजोल्व अमाउंट है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। आपकी जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 होती है। CO2 क्यों होती है? टेस्ट बढ़ाने के लिए, उसके अंदर एक अलग सा टेस्ट होता है। वो टेस्ट किसकी वजह से आता है? CO2 की वजह से। तो CO2 उसके अंदर डाली जाती है। कैसे डाली जाती है? हाई प्रेशर पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट CO2 का रह सके, इसलिए हाई प्रेशर पे भरा जाता है। इसलिए जब आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हो तो उससे कोई गैस निकलती है, क्यों? प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होने से जो डिजोल्व गैस होती है वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हेनरीज लॉ बस इतना बोलता है, अगर किसी गैस का प्रेशर बढ़ा देते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है उस लिक्विड में जहां पे वो गैस है। क्लियर है? बाद में अगर नहीं भी क्लियर है तो हेनरीज लॉ हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के अंदर। ये अपने 5 फिजिकल इक्विलिब्रियम हमने देखे जो एनसीईआरटी में है। इसके बाद यहाँ पे ली चैटले प्रिंसिपल हमें यूज करना है, तो कैसे करना है? यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से यूज करना है। तो अब अपन बात करेंगे ली चैटले प्रिंसिपल इन फिजिकल इक्विलिब्रियम। उसके बारे में एक बार जल्दी से बात करते हैं। ली चैटेलियर प्रिंसिपल इन फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो देखो, पहली चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो लॉजिक था यहाँ पे भी सेम लॉजिक रहेगा। कैसे? जैसे H2O लिक्विड है, H2O गैस है, तो आप ये देखिए प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो लिक्विड से गैस जाना, लिक्विड से गैस कैसे जाएगा? जब आप उसको एनर्जी सप्लाई करोगे, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी इस तरफ आएगी। आपसे पूछेगा
अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो H2O गैस का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है CO2 गैस है और CO2 एक्वस है, लिक्विड नहीं एक्वस मतलब डिजोल्व हो। तो पहले ये समझते हैं किसी गैस का डिजोल्व होना पानी में वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। तो CO2 पहले अलग अलग थी, गैस थी। पानी में आना है तो उसके उसके पार्टिकल को क्लोज में आना है, तो पार्टिकल क्लोज में आना है तो एक तरीके से कंडेंसेशन हो गया। आप गैस से कहाँ जा रहे हो, लिक्विड में जा रहे हो, तो एक तरीके से कंडेंसेशन हो गया ना भाई। कंडेंसेशन मतलब पार्टिकल का पास पास आना। और पार्टिकल कब पास पास आते हैं? जब टेम्परेचर, टेम्परेचर कब होता है? टेम्परेचर मतलब एनर्जी निकालनी पड़ती है। नहीं समझेगा, समझो इसको आसानी से। कोई गैस है, उसको लिक्विड बनाना है, कैसे बनाओगे? गैस से लिक्विड बनाना है तो गैस से एनर्जी निकालनी पड़ेगी। गैस से एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी, तभी तो लिक्विड बनेगा। अगर उसकी उसको आप एनर्जी दे दोगे तो गैस कभी लिक्विड बन ही नहीं पाएगा। तो गैस को लिक्विड बनाना है, कंडेंस करना है, तो वहां से एनर्जी निकालनी पड़ती है। एनर्जी क्या करनी पड़ती है? निकालनी पड़ती है। एनर्जी निकलेगी, प्रोसेस कैसा हुआ? एक्सोथर्मिक। उल्टा समझो अगर ऐसे नहीं समझते। लिक्विड से गैस में जाना है, लिक्विड से गैस में जाना है, लिक्विड है अपने पास, गैस में जाना है तो इसको हीट करना पड़ेगा, तभी तो गैस में जाएगा। अब उल्टा आना है, गैस से लिक्विड में आना है तो आपको एनर्जी को रिलीज कराना पड़ेगा। ऊपर जा रहे हो तो एनर्जी देनी है ना, एंडोथर्मिक। ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एनर्जी निकालनी पड़ेगी, एक्सोथर्मिक। तो ये जो प्रोसेस है किसी गैस का डिजोल्यूशन, डिजोल्व होना, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो एनर्जी को किस तरफ लिखूं? इस तरफ लिखूं। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? CO2 ज्यादा डिजोल्व होगी या कम डिजोल्व होगी? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इस तरफ जाएगी तो एनर्जी और रिलीज होगी, तो वापिस आना पड़ेगा। रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब CO2 बाहर निकल के भागेगी गैसियस स्टेट में, तो CO2 का अमाउंट एक्वस में, पानी के अंदर कम होने लगेगा, गैस में ज्यादा होने लगेगा। क्लियर है? ऐसा ही होता है। इसलिए मछलियां ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल होती है गर्म पानी के मुकाबले, क्योंकि गर्म पानी में CO2 का अमाउंट कम हो जाता है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। टेम्परेचर आसान है, समझ में आया? अगली चीज बात करते हैं टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर। इसको समझना, प्रेशर को समझ जाओगे तो वॉल्यूम भी समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्रेशर को थोड़ा अलग तरीके से, यहाँ पे वो नहीं करना अपन को, मोल मोल चेक नहीं कर रहे, इस तरफ ज्यादा मोल इस तरफ का मोल। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, प्रेशर अगर आप इंक्रीज करोगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स मोर डेंसर स्टेट। जिस तरफ ज्यादा डेंस स्टेट है उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा प्रेशर बढ़ाने से, जिस तरफ ज्यादा डेंसर स्टेट है उस तरफ जाएगा। समझ में आ रही है बात? प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ ज्यादा क्या है? डेंसिटी है। एग्जाम्पल, जैसे आयरन सॉलिड है, आयरन लिक्विड, इनके बीच में इक्विलिब्रियम है, आपने टेम्परेचर सॉरी प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी? ये रिएक्शन शिफ्ट होगी किस तरफ? जो ज्यादा डेंस है, डेंस मतलब सॉलिड की तरफ। तो रिएक्शन शिफ्ट होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। आपसे पूछा जाएगा कि प्रेशर बढ़ाने से आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा या घटा, तो समझना बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जितना लिक्विड भी था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। अब अपन को मेल्ट करना है तो आपको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या कर गया? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2O, ये अच्छा एग्जांपल है। सॉलिड से H2O लिक्विड बन रहा है, आपने टेम्परेचर सॉरी प्रेशर इंक्रीज किया, तो प्रेशर इंक्रीज करने से किस तरफ जाएगा ये? जिस तरफ ज्यादा डेंसिटी है। तो ज्यादा डेंसिटी किस तरफ है? यहाँ पे सॉलिड की ज्यादा डेंसिटी
नहीं है, ये एक्सेप्शन होता है। पानी H2 के केस में जो आइस होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, इसकी डेंसिटी लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो किस तरफ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आप ये बताओ, अब ये उस तरफ गया तो मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने से क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, अगर आप प्रेशर लगा दोगे तो आइस जल्दी मेल्ट होती है। आपने एक एग्जाम्पल भी देखा होगा, आइस को काटने का एक तरीका होता है। जैसे आइस है तो इस ये क्या करते हैं, इस आइस के दोनों तरफ एक पतला सा तार लेके उस पे वेट रख देते हैं, तो वेट रखने से क्या हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। अगर ये आइस पहले क्या बोलते हैं इसको, क्या बोला मैंने, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया मतलब प्रेशर बढ़ाने से अब ये जल्दी मेल्ट होगा। जल्दी मेल्ट होगा, क्यों होगा? तो यहाँ देखिए, कहाँ गए अपन, यहाँ पे। हाँ, ये डायरेक्शन कहाँ शिफ्ट हो रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। यस, अब ये और कम टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज किया, ये बोला ना मैंने। यस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है क्योंकि सॉलिड से लिक्विड बना है, तो लिक्विड से अगर आपको ये जो सॉलिड है, सॉलिड को अगर आपको लिक्विड बनाना है, मतलब आप सॉलिड बनाना है, तो आपको टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। फिर से बताता हूँ, कंफ्यूज हो गया था मैं भी, फिर से बताता हूँ, टेंशन मत लो। देखो क्या है, सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा है, प्रेशर बढ़ाने से किस तरफ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि ये ज्यादा डेंसिटी। अब जो सॉलिड था वो भी किस में चला गया? लिक्विड में। अब लिक्विड को आपको क्या करना है, क्या बनाना है? आइस बनाना है, तो आपको टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। अब जो आइस का जो मेल्टिंग होगा वो और भी लोअर टेम्परेचर पे होगा। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? तो अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से बोलूं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर गया। क्लियर है? अब समझना, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? जो आइस है, H2O सॉलिड है, वो किस तरफ जाने लगता है? H2O लिक्विड की तरफ जाने लगता है, तो ये जल्दी जल्दी मेल्ट होता चला जाएगा। प्रेशर बढ़ने से, टेम्परेचर तो अभी वही है, अगर आपको ये आइस बनाए रखना है तो टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। तो प्रेशर बढ़ा दिया आपने, तो ये H2O सॉलिड से किस में जाने लगेगा? H2O लिक्विड में, तो जल्दी आइस मेल्ट हो जाएगी, कटता चला जाएगा। समझे क्या? नहीं समझे? एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे किसी ने बोला कि H2O लिक्विड है, H2O से गैस में जा रहा है, प्रेशर बढ़ाने से ये किस तरफ शिफ्ट होगा? तो प्रेशर बढ़ाने से बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये ज्यादा डेंस है। ठीक है, इस वाले केस में आपसे पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या घटा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या घटा प्रेशर बढ़ाने से? तो बॉइलिंग पॉइंट अब डिक्रीज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा भाई बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज? क्योंकि गैस किस में चली गई? लिक्विड में। हाँ 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 हाँ, नहीं, गैस किस में चली गई? लिक्विड में। गैस लिक्विड में चलेगी, अब लिक्विड से अपन को गैस में जाना है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा यहाँ पे गैस को, लिक्विड को गैस बनाने के लिए। सॉरी यार, हो जाता है, बहुत वीडियो बना लिया आज, 4-5 वीडियो बनाई थी, तो अभी नहीं हो रहा है, ये लास्ट वीडियो है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज हमने बात करी किसके बारे में? आज हमने बात करी फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, अपना केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म होता है। अब अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।